क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, अगर कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। नमस्कार, मैं हूं मनोहर, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का एजुकेशन विद मोटिवेशन पर। साथियों, हमने जो हमारी जो ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज की वीडियो चल रही थी, राजस्थान का परिचय, राजस्थान की सामान्य परिस्थिति को लेकर, जैसे संभागीय व्यवस्था, जिलों के निर्माण और क्या उनकी कंडीशन थी, लंबाई चौड़ाई को लेकर हमारी वीडियो 4-5 वीडियो हमने डाली। आज हमारा जो कल हमने स्टार्ट किया था राजस्थान की भौतिक प्रदेश की जो पर्दे की पीछे की कहानी है, गोंडवाना लैंड, पेंजिया, अंगारा लैंड कैसे टूटा फूटा और कैसे मरुस्थल बना, कैसे महाद्वीप बना, उनकी कहानी हमने की थी। राजस्थान का उस अंगारलैंड और गोंडवाना लैंड को राजस्थान की क्या स्ट्रेटेजी और राजस्थान की संदर्भ में वो क्या महत्वपूर्ण है, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, हमारा जो बिंदु है राजस्थान का भौतिक प्रदेश राजस्थान का हरिमोहन सक्सेना साहब ने 4 भागों में बांटा था। पहले वीसी मिश्रा साहब ने 1968 में, फिर ए के सेन ने 1968 में, रामलोचन सिंह ने 1971 में, हरिमोहन सक्सेना साहब ने सबसे अंत में, जो राजस्थान नामक भूगोल थी और हिंदी ग्रंथ अकादमी से संपादित होती है। राजस्थान का भौतिक प्रदेश को लेकर राजस्थान मरुस्थल होता है, एरावली, मैदान, पठार। तो आज हमारा जो विषय होगा चर्चा का वो होगा राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल भाग। कौन सा होगा? पश्चिमी मरुस्थल भाग। अपन मरुस्थल भाग से स्टार्ट करते हैं। जैसे राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल भाग 4 भागों में बांट रखा है। जैसे मरुस्थल है, एरावली, मैदान, पठार। आज हमारा होगा मरुस्थल का, जो मेन मुख्य बात करेंगे अपन मरुस्थल के बारे में करेंगे। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल भाग। साथियों, आज मरुस्थल की बात करेंगे। मरुस्थल की लोकेशन कहां पर है इंडिया लेवल पर, और कितने राज्यों में फैला है, कितना इसका फैलाव है, जनसंख्या, पॉपुलेशन, वनस्पति, तमाम वह महत्वपूर्ण पर्सन जो एग्जाम के आने में पूरे चांसेस रहते हैं। साथियों, राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थल है, मरुस्थल का कहां, इसकी लोकेशन कहां पर पड़ती है? जैसे ये हमारा होता है भारत का नक्शा, आप सभी ने देखा होगा। ऐसा एक प्यारा सा भारत का नक्शा बनता है। जैसे ये भारत का नक्शा, हम सबको पता है कि यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये गुजरात का एरिया, जो ये रीजन है ना, ये है मरुस्थल। क्या है? मरुस्थल। ये रीजन ये पड़ता है मरुस्थल। अब बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। भारत लेवल पर मरुस्थल की बात कर रहे हैं, फिर राजस्थान लेवल पर जाएंगे। साथियों, इसकी जो लंबाई की बात करते हैं, कहते हैं इसकी लंबाई 644 किलोमीटर और चौड़ाई 300 किलोमीटर बताते हैं। इसकी लंबाई 644 किलोमीटर और चौड़ाई 300 किलोमीटर है। फिर इसका राजस्थान में फैलाव कितना है, राजस्थान में कितने जिले हैं, जिलों में ये फैलता है, यानी इसकी समस्त जानकारी अपन इस वीडियो में लेने का प्रयास करेंगे। तो ये पहला बिंदु अपन को याद रखना है, जो मरुस्थल की जो लंबाई है 644 किलोमीटर और चौड़ाई है 300 किलोमीटर। और ये अब देखो, यहां से एक बिंदु नोट होता है। ये भारत के किस लेवल पे है, यानी उत्तर पूर्वी, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भाग में इसका मुख्यतः विस्तार है। उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्यतः विस्तार है। इसी वार्तालाप को अपन आगे बढ़ाते हैं। जैसे मरुस्थल है तो इसकी लंबाई है 644 किलोमीटर और चौड़ाई है 300 किलोमीटर। लंबाई 644 किलोमीटर और चौड़ाई 300 किलोमीटर। अब राजस्थान के एंगल से सेट करते इसे। ये राजस्थान का पश्चिमी एरिया, इसका ओवरऑल फैलाव कितना है? ओवरऑल फैलाव है 2,09,000। इसका ओवरऑल फैलाव है 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 2 लाख
9,000 वर्ग किलोमीटर पे फैला ओवरऑल। तो इसका राजस्थान में कितना एरिया है साथियों? इसका राजस्थान में एरिया है 61.11% भाग ये राजस्थान में रखता है। अब बात करते हैं राजस्थान में रखते हैं, और ये राजस्थान के अलावा किन किन राज्यों में फैला है? बिल्कुल, ये राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, 1 2 3 4 राज्यों में फैला। कई बार प्रश्न पूछता कि निम्न में से ये संगत है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात डाल देते और एक अन्य डाल देते, 1 2 ये डाल देते, ये नहीं डालते। जैसे राजस्थान में थे ये, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में भी ये फैला हुआ है। ये कितने राजस्थान के कितने भूभाग पर फैला है? 61.11% भूभाग पर। तो ये भूभाग होगा तो राजस्थान में जिले होंगे। बिल्कुल, राजस्थान के किन किन जिलों में इनका फैलाव है? तो आइए इनकी जांच करते हैं। ये कौन कौन से जिले जो राजस्थान में मुख्यतः मरुस्थल का प्रसार है। ये मरुस्थल की सामान्य जानकारी ले रहे हैं। इसके बाद में शुष्क, अर्ध शुष्क, वो भी बिल्कुल इन डेप्थ में धीरे धीरे आते जाएंगे। जैसे राजस्थान में फैलाव, ये राजस्थान में लगभग 18 जिलों में फैला साथियों। मरुस्थल का प्रसार राजस्थान के 18 जिलों में। वो 18 जिले कौन कौन से है? गंगानगर, इसका जुड़वा भाई हनुमानगढ़, और या अनूपगढ़, और अनूपगढ़ के बाद में बीकानेर के बाद में फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, और जालोर सांचौर के बाद में पाली के बाद में यहाँ ये मिड में आता पश्चिमी ब्यावर। क्या है? पश्चिमी ब्यावर हो गया। ये ऊपर जोधपुर ग्रामीण हो गया। उसके बाद में शेखावाटी का एरिया, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर। देखते कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, लगभग 18 जिले होंगे। अब 18 कौन से? ये वाला एरिया जहाँ पर चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, शेखावाटी रीजन आता है। और मध्य राजस्थान का नागौर है, डिडवाड़ा, कुचामन है, पश्चिमी ब्यावर है, ब्यावर का गिरी, नानड़ा, बर, जैताना एरिया वो मुख्यतः आता है। और पाली, उसके बाद में जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़ अभी नहीं बना। मैंने बताया ना कि नवगठित जिलों के अनुसार नवगठित यही अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा, सांचौर, इन एरिया में मरुस्थल का विस्तार है। इन एरिया में इनकी समस्त सांस्कृतिक, भौगोलिक, यहाँ के जीव जंतु, मानव की प्रकृति, वो आर्थिक संसाधन, औद्योगिक, इन सारे क्षेत्र को अपन विशेष इन डेप्थ में देखेंगे। लगभग 18 जिलों में फैला। ये 18 जिले मैंने आपको बता दिए। साथ ही पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में है, 61 भूभाग पर है। और भाई ये राजस्थान के कितने भूभाग पर है? 61.11% भूभाग पर रहते हैं। और यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 40% जनसंख्या निवास करती है। वैसे ही 9% एरावली रखती है और 10% हिस्सा जनसंख्या। वैसे ही 61.11% भूभाग पर मरुस्थल आता है राजस्थान के, और 40% पॉपुलेशन यहाँ रहती है। उसके बाद में साथियों 61.11% भूभाग पर अब इनकी मृदा कौन सी है? मृदा रेतीली बलुई मृदा, जिसे वैज्ञानिक नाम एंटीसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीसोल। एग्जाम आता है जिप्सीफेरम, एंटीसोल, वर्टिसोल। यह मृदा का प्रकार है। एंटीसोल प्रकार की मृदा पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती है, जिसे रेतीली बलुई मृदा बोलते हैं। मृदा के बाद में साथियों वनस्पति। क्या है? वनस्पति साथियों मरुद्भिद। कौन सी है? मरुद्भिद का, और मरुद्भिद को वैज्ञानिक नाम बोलते हैं जीरोफाइट। अब ये होती क्या साथियों? वह वनस्पति
जिसकी जड़ें इतनी लंबी होती है कि पृथ्वी के पाताल में जाकर भी पानी को सोख लेती है। पृथ्वी के पाताल में जाकर भी पानी को सोख लेती है, जिसकी जड़ें बहुत लंबी होती है। पानी को दूर दूर से भी एकत्रित कर लेती है और फिर वो ऊपर पहुंचाती है। क्यों? मरुस्थल में बारिश का पानी आता नहीं है और अन्य किसी अन्य प्रकार का पानी का बहाव होता नहीं। नदियां नहरें कम है थोड़ी और जमीन के बहुत अंदरूनी भाग से पानी लाती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं मरुद्वीप या जीरोफाइट। जिनकी पत्तियां छोटी होती है, कांटेदार होती है। पत्तियां छोटी होती है, अधिकतर कांटे होते हैं, झाड़ियां होती है, इन्हें बोलते हैं जीरोफाइट। हमारे एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है, मरुद्वीप जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति है, मरुस्थल एरिया में पाई जाती है। मृदा हो गई। अब यहाँ की जलवायु, जलवायु साथियों विषम शुष्क जलवायु, विषम शुष्क जलवायु। फैलाव 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में है। अब साथियों यहाँ की पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में फैलाई है, लगभग 18 जिलों में है। मृदा रेतीली बलुई मृदा है। वनस्पति मरुद्वीप जीरोफाइट है। जलवायु विषम जलवायु है। विषम जलवायु यानी कि विषम का मतलब है कि यहाँ के लोग जन्म के बाद अपने आप में पालन पोषण करना, बड़ा होना बहुत विषम जलवायु है। और पानी बहुत कम मात्रा में, औद्योगिक और किसी प्रकार की शिक्षा से ले लो आप, और रोजगार से ले लो, आर्थिक संसाधन, और इतनी गर्मी पड़ती है कि यहाँ के लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं। अब यहाँ की फसलें क्या है साथियों? फसलें साथियों हम सभी को पता है, जहां पर पानी इतना कम है, जहां की मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं है, तो फसलें कौन सी होगी? ज्वार, बाजरा, मोट, गंवार। साथियों वह फसलें जिन्हें पानी की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, पानी की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। फसलें ज्वार, बाजरा, मोट, गंवार, ये इत्यादि फसलें होती है। अब साथियों एक बार वापस ब्रीफ में देखते हैं। पश्चिमी मरुस्थल की अपन बात कर रहे हैं। 444 किलोमीटर लंबा है, 300 किलोमीटर चौड़ा है, 2,90,000 वर्ग किलोमीटर पे फैला है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान 4 जिलों में फैला है। लगभग 61.11% भूभाग रखता है। लगभग 18 जिलों में फैला। 18 मैंने बिल्कुल आपके सामने लिखे। पॉपुलेशन 40% है। मृदा रेतीली बलुई मृदा है। रेतीली बलुई मृदा है। रेतीली बलुई मतलब की जल धारण क्षमता निम्न होती है। रेत के मोटे मोटे कण होते हैं और जिन्हें वैज्ञानिक नाम एंटीसोल है। वनस्पति मरुद्वीप जीरोफाइट, जो भी मैंने बताया। जलवायु विषम शुष्क जलवायु, जहां पर जीवन यापन करना बहुत कठिन होता है। फसलें ज्वार, बाजरा, मोट, गंवार, जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। अब इसको मिटा के आगे की कहानी अपन पढ़ते हैं। साथियों जैसे मरुस्थल को अपन बनाते हैं, जैसे यह राजस्थान है, ये मरुस्थल। इसका जो ढाल है क्या है साथियों? ढाल है। ढाल साथियों पूर्व से पश्चिम की ओर है। कहाँ है? पूर्व से पश्चिम की ओर है और उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर से दक्षिण की ओर है, यानी पूर्व से पश्चिम। ये पूर्व है तो ढाल इधर है, और उत्तर से दक्षिण ये उत्तर है या इधर है। कहने का मतलब तभी तो लूणी नदी होती है जो अजमेर से निकलती है और यहाँ होकर ऐसे होकर अरब सागर में मिल जाती है। यानी ढाल इधर है तभी तो पानी इधर आता है। तो इसका ढाल है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर है। अब इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदी बात करते हैं अपन, इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है लूणी। अजमेर के नागपाट से निकलती है, गोविंदगढ़ पुष्कर में सागरमती नदी से मिलती है, तब इसे सरस्वती कहते हैं। बालोतरा तक पानी मीठा होता है, बाद में खारा होता है, और राजस्थान के सबसे प्रदूषित इस बार नदी मानी जा रही है। और ये लीलड़ी मीठड़ी, ये बहुत सारी ये अटपटे नाम ये इसी के है। और इसके जो प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, और उत्तर पूर्व में इसे काला भूरा डूंगर कहते हैं। इसकी प्रमुख जानकारी अपन बाद में जब नदियों वाला टॉपिक होगा विद डिटेल इसकी एक्सप्लेन करेंगे। प्रमुख नदी लूणी है। प्रमुख बांध की बात करें तो साथियों जवाई बांध है। जवाई बांध में पानी कहां से आता है? एक उदयपुर में एक नहर है। उदयपुर की जो जिले हैं, उदयपुर की जिलों से एक नहर बना रखी है। सही नहर के उसे सुरंग बोलते हैं। सही जल सुरंग से इसमें पानी लाने का प्रयास किया जाता है। यानी उदयपुर है दक्षिण राजस्थान में, और वहां पे उदयपुर में बहुत सारे जिले, वहां की जिलों से और इस जवाई बांध को कनेक्ट कर एक सुरंग बना रखी है। जब मरुस्थल में राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम होती है
और जवई बांध में पानी की आवक कम होती है, तब इसमें पानी यहाँ से यहाँ मंगाया जाता है। जवई बांध को रेगिस्तान है, पानी की कमी है, तो बहुत यानी यहाँ पानी होना एकदम सोने में सुहागा है, तो इसलिए ये मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं साथियों? मारवाड़ का अमृत सरोवर। प्रमुख बात जवई बांध है। प्रमुख नहर है साधु इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। और प्रमुख अभयारण्य जैसे या उद्यान, वो कौन सा? राष्ट्रीय आकलवुड फॉसिल्स पार्क। राष्ट्रीय आकलवुड फॉसिल्स पार्क। अब ये पार्क कहां पर है? ये जैसलमेर और बाड़मेर में फैला है। कहां फैला है साथियों? जैसलमेर प्लस बाड़मेर में। और इसका कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है? ये 1962 वर्ग किलोमीटर है। 1962 वर्ग किलोमीटर है। जो 1200 किलोमीटर तो फैला है जैसलमेर में, और बाकी जो बचा है वो है बाड़मेर में। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है? यहां पर जितने भी प्राचीन काल की वनस्पतियां, जीवों की हड्डियां, जो प्राचीन काल की वनस्पतियां, उनकी लकड़ियों को, और मरुस्थल में उगने वाली नवीनतम जो नवीनतम पेड़ पौधे हैं, जिनकी नई नई प्रजातियां, उनको संरक्षण किया जाता है, उनका एक रख रखाव किया जाता है, उन्हें एक अलग एनवायरमेंट दिया जाता है, वो है राष्ट्रीय आकलवुड फॉसिल्स पार्क। यहां तक की कहानी साथियों समझ में आएगी। अब इसकी जो हाइट, किसकी बात करते हैं? हाइट, यानी हाइट होते हैं ना, आपने कभी रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, ये हाइट यानी निम्न जंक्शन समुद्र तट से 180 मीटर ऊंचा है, वैसे इसकी भी समुद्र तट से ऊंचाई है। वो है साथियों एक 350 से 180 के मीटर लगभग उसकी ऊंचाई है। यानी 350 से 180, 150 से 380, सॉरी 150 से 380 मीटर की ऊंचाई ये रखता है। 150 मीटर से 380 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहां तक की कहानी साथियों समझ में आएगी। ढाल पूर्व से पश्चिम में और उत्तर से दक्षिण नदी मुख्यतः लूणी है। प्रमुख बांध जवई बांध है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जिसे हम कहते हैं। प्रमुख नहर इंदिरा गांधी नहर है। अभ्यारण्य उद्यान, जब नहर की बात आएगी नहर के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभ्यारण्य राष्ट्रीय आकलवुड फॉसिल्स पार्क, और ऊंचाई 150 से 380 मीटर के लगभग इसकी ये समुद्र तल से ऊंचाई है। साथियों कहा जाता है कि जो ये राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है ना, ये मरुस्थल कौन सा? राजस्थान वाला, ये विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है। विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। जैव विविधता वाला मरुस्थल है। विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, विश्व का सर्वाधिक युवा मरुस्थल और सर्वाधिक घना मरुस्थल है। विश्व का सर्वाधिक घना मरुस्थल है। जैसे देखते हैं युवा मरुस्थल, यानी अभी अभी इनका उद्भव हुआ, यानी जवान मरुस्थल है। ये बाकी तो मरुस्थल बहुत पुराने हैं, लेकिन ये जवान बिल्कुल नया नया उद्भव हुआ। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती बाकी मरुस्थल के अलावा, बाकी मरुस्थल के हिसाब से, इसलिए जैव विविधता। और विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व, विश्व में सर्वाधिक मरुस्थल, बहुत सारे मरुस्थल में बहुत कम लोग पाए जाते, बहुत कम लोग रहते, क्योंकि यहाँ की जीवन यापन की जो प्रक्रिया काफी जटिल है। लेकिन राजस्थान का जो ये मरुस्थल है वहां काफी जो जनघनत्व कम है। बताते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में 17 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं।
वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर इधर से, 1 किलोमीटर इधर से, 1 किलोमीटर साइड से, 1 किलोमीटर इधर से। इस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं इसे बोलते हैं 1 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान में 1 वर्ग किलोमीटर में जो जितने लोग रहते हैं वो है 17। कितने? 17। और विश्व का सर्वाधिक घना मरुस्थल है। घना विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के लोग और सांस्कृतिक और यानी जो अनुकूल इन्हें हम बना रखा, इसलिए विश्व का सर्वाधिक घना मरुस्थल इसे अपन कहा जाता है। और यहां तक की कहानी साथियों समझ में आई होगी। साथियों विश्व के जो मरुस्थल है ना, जो राजस्थान का मरुस्थल का सर्वाधिक दैनिक तापांतर है। राजस्थान का मरुस्थल सर्वाधिक दैनिक तापांतर है। दैनिक तापांतर क्या होता है? यानी कि विश्व के जितने भी मरुस्थल है, सबके मरुस्थल का दिन और रात का तापमान में इतना अंतर रहता है। लेकिन सर्वाधिक दैनिक तापांतर इस राजस्थान के मरुस्थल में दिन और रात के ताप का जो बहुत अंतर रहता है। जैसे कई बार तो ऐसा होता है कि सर्दियों में इस मरुस्थल की जो बिंदु है हिमांक बिंदु तक चला जाता है, इतनी ठंड लगती है। और सुबह सुबह होते होते और दिन तक तो इतना गर्म होता है कि आप भले उस पर कोई भी चीज गर्म कर सकते हो, गर्म पानी कर सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि जो विश्व के मरुस्थल में इतना नहीं है जितना राजस्थान के मरुस्थल में सर्वाधिक दैनिक तापांतर है। साथियों आपने देखा होगा कि यह राजस्थान का मैप है और यह है एरावली। क्या है? एरावली है। और मरुस्थल आता है जो वर्षा काल में जब ये मौसम आता है, इधर जो बादल आते हैं तो मरुस्थल में गर्म हवाएं, पेड़ पौधों का नहीं होना, रेत के बालू का टीलू होना, तो इसलिए ये वर्षा को इतना अट्रैक्टिव नहीं करते, आकर्षित नहीं करते। तो ये एरावली में पेड़ पौधे हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, डूंगर है। तो जब ये बादल यहाँ से गुजरते हैं तो इन बादलों की टकराहट से सर्वाधिक वर्षा होती है। जैसे गुरु शिखर, उदयपुर की ऊंची ऊंची पहाड़ियां, तो ये वर्षा को एकत्रित करते हैं और यहाँ पर वर्षा बहुत जमकर वर्षा करता है। और इसके बजाय मरुस्थल में बिल्कुल भी वर्षा नहीं करता है। कहा जाता है कि झालावाड़ में 1 दिन की वर्षा और मरुस्थल में 20 वर्षों तक वर्षा नहीं होती। मरुस्थल के गांव है समगांव, जहां पर लगातार 10 साल में जितनी वर्षा नहीं होती उतनी झालावाड़ में 1 दिन में हो जाती है, सिरोही में 1 दिन में हो जाती है। इसलिए यह वर्षा करता है, इधर उधर नहीं करते, क्योंकि मोटे मोटे पहाड़ है इधर और यह बिल्कुल समतल मैदान है। तो यह बिल्कुल यहां तक तो वर्षा करता है और बिल्कुल इस एरिया में नहीं कहते। तो इस एरिया को कहते हैं राजस्थान का जो वृष्टिशाया प्रदेश है वो है राजस्थान का मरुस्थल। यानी मरुस्थल राजस्थान का वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है, क्योंकि वर्षा इधर करते हैं एरावली और एलावली दक्षिण पूर्वी यहां तक वर्षा करता है और पश्चिमी भाग में बिल्कुल नहीं करता, तो राजस्थान का वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। साथियों यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी और अब अपन आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि जो प्राचीन काल में एक युग था कार्बोनिफेरस युग, पर्मियन कार्बोनिफेरस। इसमें नदियां थी सिंधु, सरस्वती, जो प्राचीन काल में नदियां बहती थी। तो मरुस्थल उपजाऊपन था। मरुस्थल क्या था? उपजाऊ था। कब था? पर्मियन कार्बोनिफेरस युग में। यह कहानी आपको याद रहेगी। मरुस्थल भी हरा भरा था, लेकिन धीरे धीरे भूगर्भिक हलचल और धीरे धीरे समय के साथ साथ नदियां खत्म होती गई और मरुस्थल पीछे की ओर हटता गया, सागर पीछे की ओर हटता गया और यह धीरे धीरे मरुस्थल का रूप धारण कर लिया। इसलिए वो काल था पर्मियन कार्बोनिफेरस। और प्राचीन जो नदी का अवशेष है सिंधु नदियां बहती थी ऐसा माना जाता है, लेकिन वो नदियां समाप्त हो गई और सागर धीरे धीरे पीछे की ओर हटता गया और मरुस्थल धीरे धीरे मरुस्थल बनता गया।
यह मरुस्थल साथियों ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी भाग है। सीधा प्रश्न बनता है कि ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी भाग राजस्थान का मरुस्थल प्रदेश है और यहां पर अवसादी चट्टानें पाई जाती है और टर्सरी कलिंग चट्टानें पाई जाती है और इन चट्टानों का जो हमें क्या मालूम कि ये चट्टानें हैं, तो औषधि आपने देखा होगा कोयला, पेट्रोलियम और औषधि चट्टानों का जो उत्पाद है वो में हमें मिलता है तेल, गैस के भंडार। आपने देखो बायतू, रागेश्वरी, मंगला, गुड्डा मालानी ये तेल के हब जोन है और कोयला पेट्रोलियम में बाड़मेर का पलाना ये क्षेत्र कोयला पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। तो औषधि और टर्सरी कालीन की चट्टानें कोयला और पेट्रोलियम और टर्सरी कालीन की चट्टानें तेल व गैस के लिए जानी जाती है। अब साथियों हमारा जो मरुस्थल है वो राजस्थान में मानसून को बुलाता है या मानसून को आकर्षित करता है। जैसे कैसे करता है, अपन सभी को पता है कि एक बार वापिस भारत का मैप बनाते हैं। ये जैसे भारत का मैप है साथियों, हिंद महासागर, बंगाल खाड़ी, जब इनका वर्षा का मौसम होता है वर्षा ऋतु में, जब ये बादल आते हैं ऐसे, अपन को पता है जब ये विषुवत रेखा पर आते हैं तो फेरल के नियम के अनुसार ये इधर मुड़ते हैं, ये विषुवत रेखा से घूमते ऐसे, तो ये तमिलनाडु यहां से प्रवेश करते हैं। ये कब होता है, जब राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु होती है और ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में तापमान होता है हाई और रेत की तेज तर्राटेबंद आंधियां चलती है और धूल भरी आंधियां चलती है, लू चलती है और तापमान पीक पर होता है और वायुदाब होता है निम्न और दक्षिणी इलाकों में वायुदाब होता है हाई और तापमान होता है निम्न। फेरल का नियम कहता है कि जो बादल है और मानसूनी पवनें हैं कम वायुदाब से अधिक वायुदाब की ओर जाती है। वायुदाब होता है निम्न, यानी तापमान होता है बहुत अधिक होता है और वायुदाब होता है निम्न, और यहां पर वायुदाब होता है अधिक और तापमान होता है कम। फेरल के नियम के अनुसार जहां पर वायुदाब अधिक होता है वो निम्न वायुदाब की ओर अग्रसर करता है। तो राजस्थान का जो ये मरुस्थल है विशाल 61.11% भूभाग पर फैला है, जहां पर रेत की आंधियां चलती है, लू के लपाटे पड़ते हैं, लू चलती है और तापमान तेज होता है, जहां पर आपको सड़कें सूनी मिलेगी बाड़मेर की, जैसलमेर की, जहां पर 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर 1-2 लोग भी नजर नहीं आएंगे। जब ग्रीष्म काल की मैं बात कर रहा हूं उस समय तापमान पीक पर होता है और वायुदाब निम्न होते हैं। यहां से ये मरुस्थल को अट्रैक्शन करता है कि नियम बता रहे हैं कि वायुदाब अधिक से निम्न की ओर जाता है, तो इधर ऐसे होकर जाता है। लेकिन प्रॉब्लम वही आती है कि जब ये अरावली या इसके आडी फट जाती है या अरावली अवरोध बनती है, तो अरावली अवरोध बनती है तो पश्चिमी मरुस्थल भाग में वहां तो वर्षा नहीं करती है और ये उदयपुर, इसकी 2-3 शाखाएं होती है, जो इस शाखा से उदयपुर और बीच में अजमेर, अलवर, झुंझुनू, सीकर यहां तक वर्षा करती करती ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी और अरावली को लाभान्वित करती है। इसलिए ये मरुस्थल का भाग है, ये मरुस्थल का पास अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। तो किस प्रकार राजस्थान मरुस्थल को बुलाता है, किस प्रकार राजस्थान
भौतिक प्रदेश जैसे मरुस्थल है वो मानसून को कैसे बुलाता है, ऐसे बुलाता है। देखो ये इसकी कहानी थी साथियों, ये आपको समझ में आई होगी। राजस्थान में मानसून को बुलाता है। और वर्षा की प्रकृति, और वर्षा कैसी होती है, मरुस्थल में वर्षा होती है अनियमित व अनिश्चित। कोई नहीं, तो 5-10 किलोमीटर में तो तेज वर्षा हो रही है, इधर कुछ भी नहीं हो रहा है। अनिश्चित यानी कभी हो जाती है कभी नहीं होती है, बिल्कुल भी यानी अंदाजा नहीं होता कि वर्षा आएगी नहीं। कई प्राचीन काल में मरुस्थल में बाढ़ भी आती थी, लेकिन वर्तमान में अब 10-15 सालों में बिल्कुल मरुस्थल वर्षा के लिए तरसता है। तो मरुस्थल में वर्षा की जो प्रकृति है अनियमित व अनिश्चित। सीधा प्रश्न बनता है 1 नंबर का कि वर्षा की प्रकृति अनियमित व अनिश्चित होती है। अब यहां तक की कहानी साथियों समझ में आएगी, इसको मिटाते हैं क्योंकि डायग्राम बनाना पड़ता है और डायग्राम बनाने के लिए जगह की जरूरत होती है, और जब यहां तक बोर्ड भर जाता है तो जगह मिलती नहीं है। और वापस बनाते एक बार मैप। और साथियों एक रेखा निकलती है 10 mm, 25 और 50। जो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होती है ये 25 सेंटीमीटर होती है और ये 50 सेंटीमीटर होती है। क्या योगदान होता है, ये 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा केवल जैसलमेर में निकलती है। कहां निकलती है, जैसलमेर में। और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। एक तो शुष्क, एक अर्ध शुष्क। शुष्क में 0 से 25 सेंटीमीटर और अर्ध शुष्क में 25 से 50 सेंटीमीटर। 25 से 50 सेंटीमीटर। अब एक है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। साथियों 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में बांटती है। कैसे, प्रश्न कैसे बनता है, जो यहां से एक अच्छा प्रश्न बनता है कि 50 सेंटीमीटर रेखा अरावली के पश्चिम को निर्धारित करती है। अरावली के पश्चिमी एरिया को, अरावली के पश्चिम को निर्धारित करती। और वे 50 सेंटीमीटर रेखा मरुस्थल का पूर्वी भाग निर्धारित करती है। जैसे यह राजस्थान हो गया और ये 50 सेंटीमीटर, और यह है अरावली। अरावली के तो ये पश्चिम में है और ये 25 सेंटीमीटर का एरिया, और इसके ये पूर्व में। तो ये राजस्थान को 2 भागों में बांट रही है और ये मरुस्थल को 2 भागों में बांट रही है। शुष्क अर्ध शुष्क 0 से 25, 25 से 50 और 10 सेंटीमीटर का जैसलमेर में। तो ये रेखा का मामला आपको समझ में आया होगा। एक साथ एक शब्दावली चलती है, रेगिस्तान का मार्च। रेगिस्तान का मार्च, मरुस्थल का किसी भी तरीके से आगे बढ़ना, मरुस्थलीकरण होना या मरुस्थल का आगे बढ़ना, ओनली फॉर रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। आपने नाम सुना था, आर्मी में परेड मार्च होती है, पुलिस कांस्टेबल की परेड मार्च होती है, जो ऐसे आगे चलते। तो आगे चलते तो ये मरुस्थल का भी जो आगे बढ़ना है इसे अपन रेगिस्तान का मार्च बोलते हैं। तो हमारा उत्तर होगा मरुस्थल का मार्च, मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल का आगे बढ़ना। रेगिस्तान का मार्च मरुस्थल का आगे बढ़ना होता है। एक साथियों एक विद्वान होते ईश्वरी
ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद ने राजस्थान के मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश कहा है, रुक्ष प्रदेश का है। और एक यात्री हुए चीनी यात्री वेनसांग बोलते से, इन्होंने राजस्थान को गुर्जरात्रा प्रदेश कहा है, गुर्जरात्रा प्रदेश का है। ये साथियों अपन मरुस्थल की सामान्य जानकारी पढ़ी है। क्या पढ़ी है? सामान्य जानकारी। मरुस्थल का केवल कुछ हिस्सा पढ़ा है, मरुस्थल की बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ी है, बाकी मरुस्थल तो अब स्टार्ट है, फिल्म तो पूरी अब बाकी है। मैंने जैसे शुष्क और अर्धशुष्क, मरुस्थल को अपन ने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, एक तो शुष्क, एक अर्धशुष्क। शुष्क में बालू का स्तूप युक्त, और एक है बालू का स्तूप मुक्त, स्तूप मुक्त। अर्धशुष्क में, अर्धशुष्क जब पढ़ेंगे इसकी बात करेंगे। रेगिस्तान का मार्च, मरुस्थल का आगे बढ़ना। ईश्वरी प्रसाद ने रुक्ष प्रदेश का है मरुस्थल को, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुर्जराता प्रदेश का है। और मरुस्थल सामान्य जानकारी हमने पढ़ी। और मरुस्थल बालू का स्तूप युक्त होता है। मरुस्थल 2 भागों में बटा, शुष्क अर्धशुष्क। शुष्क में बालू का स्तूप युक्त, एक बालू का स्तूप मुक्त। साथियों मरुस्थल में कम लोग क्यों रहते हैं? जल का अभाव है, जलवायु विषम है, और किसी प्रकार की रोजगार की जो व्यवस्था सरकार द्वारा भी इतनी नहीं है, और वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ का जीवन यापन इतना है कि अपने आप को वहाँ पर मेंटेन करना ही मुश्किल होता है, इसलिए लोग। लेकिन वर्तमान की कायाकल्प अलग है। जब मरुस्थल से जब अपन आगे की बात करेंगे प्रमुख योजनाओं को लेकर, इंदिरा गांधी नहर को लेकर, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा कि मरुस्थल भी एक वाकई पढ़ने लायक चीज है। अब साथियों पढ़ते हैं अपन मरुस्थल का जो पहला क्लोज है, शुष्क मरुस्थल में बालू का स्तूप युक्त, जैसे ये एरिया आता है। साथियों वापस बनाते एक बार राजस्थान का मैप। साथियों बालू का स्तूप युक्त ये, जिसे शुष्क मरुस्थल बोलते, इसे बोलते महान मरुस्थल। क्या बोलते हैं? महान मरुस्थल। महान मरुस्थल। अब जिले कौन कौन से? एक साथियों जैसलमेर है, और बाड़मेर है, फलोदी है, और बीकानेर का कुछ हिस्सा है, जहां पर रेत के विशाल टीले पाए जाते हैं, और यह टीले स्थानांतरित होते हैं। रेगिस्तान का मार्च सर्वाधिक इसी में होता है, स्थानांतरित होते हैं। विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जहां बालू का स्तूप गति नहीं करते, उस पर विभिन्न छोटी छोटी झाड़ियां उग जाती है। और इन झाड़ियों के पीछे जो थोड़ी शायद इसकी लाइटिंग कम हो गई है ना,
तो हाईलाइट यूज करते। इन झाड़ियों के पीछे जो बालू का स्तूप पाए जाते उन्हें बोलते नेरवा। क्या बोलते? नेरवा। इन झाड़ियों के पीछे जो बालू का स्तूप पाए जाते नेरवा, और एक होते बालू का स्तूप ऐसे, और इनके ऊपर जो इन बालू का स्तूप के लहरदार तरंग के ऊपर जो बालू का स्तूप पाए जाते उन्हें बोलते हैं उर्मिका। अच्छा प्रश्न बनता है, ऐसे प्रश्न आते हैं तो बत्ती गुल हो जाती है। झाड़ी के पीछे बालू का स्तूप नेरवा, और बालू का स्तूप जो तरंग होती है, आपको पता है कि बालू का स्तूप आपने कभी वीडियो में या कभी फोटो में देखा होगा कि ऐसे बालूका के जो मरुस्थल की लहरदार जो परत होती है इसे दरियन बोलते हैं, और इनके ऊपर जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं उर्मिका। साथियों यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। जिले मान मरुस्थल इसे कहते हैं। जैसलमेर और बाड़मेर फलोदी का क्षेत्र आता है। टीलों का स्थानांतरित विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और छोटी छोटी झाड़ियां उग जाती है। बालू का झाड़ियों के पीछे बालू का स्तूप नेरवा, और लहरदार बालू का स्तूपों को लहरदार जो दरियन होते हैं उसके ऊपर बालू का स्तूप, उसे बोलते हैं उर्मिकाएं। क्या बोलते हैं? उर्मिकाएं। साथियों यहां पर एक गांव था सम, वनस्पति विहीन गांव है। वनस्पति विहीन यानी वनस्पति बिल्कुल भी नहीं है, वनस्पति विहीन गांव है सम क्षेत्र, और जहां पर रेत के विशाल टीले पाए जाते हैं। रेत के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं, टीले मिलते हैं। और जो रेगिस्तान का मार्च है, सर्वाधिक प्रभावित गांव मरुस्थल है, और डेजर्ट सफारी के लिए भी जाना जाता है। डेजर्ट सफारी, डेजर्ट सफारी का मतलब होता है कि ऊंट होते हैं, ऊंट पर बैठकर लोग, विदेशी लोग आते हैं और मरुस्थल में घूमते हैं और घूमने का आनंद इसमें लेते हैं सम गांव में। अब साथियों अब आते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। हमने बालू का युक्त पढ़ा, अब बालू का मुक्त पढ़ते हैं। मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश में साथियों जैसे जिले की बात करें तो पोखरण आता है जैसलमेर में, और बालोतरा, पोखरण, बालोतरा और जैसलमेर, बालोतरा अब अलग जिला बन गया। पहले बाड़मेर में था, और एक इधर एक क्षेत्र हो रहा था, मैं अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, जैसे पोखरण, बालोतरा, और इसके बीच के क्षेत्र को बोलते हैं साथियों हमादा। क्या बोलते हैं? हमादा। रेत के बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। ये पथरीला एरिया है। कौन सा एरिया? पथरीला एरिया, यानी मरुस्थल का वह क्षेत्र जो पूर्ण रूप से मरुस्थल नहीं है, लेकिन मरुस्थल की ऐसी जगह है जहां पर रेत के टीले नहीं है और ये पत्थर पाए जाते हैं। पोखरण, बालोतरा हो गया, और जोधपुर का कुछ रीजन हो गया, चूरू का इलाका हो गया, जहां पर बालू के टीले नहीं पाए जाते। और इसी रीजन में एक क्षेत्र पाया जाता है लाठी सीरीज। क्या पाया जाता है? लाठी सीरीज। लाठी सीरीज साथियों वापिस बनाते मैप। जैसे ये पाक सीमा के सहारे मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक एक 60 से 80 किलोमीटर एक आंतरिक भूगर्भिक जलपट्टी पाई जाती है। आंतरिक भूगर्भिक जलपट्टी, ये ऊपर जमीन है, ये नीचे है। आंतरिक भूगर्भिक जलपट्टी पाई जाती है। भूगर्भिक जलपट्टी। लाठी सीरीज मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य भूगर्भिक जलपट्टी पाई जाती है 60 से 80 किलोमीटर। जो अच्छा मीठा पानी इसमें बहता रहता है, और यहाँ पर अनेक प्रकार की घासें होती है। ऐसे घासें
जिसे अपन नाम देते हैं मुराल, शेवण, दामन, करड़, ऐसी। ये मरुस्थल में एक पक्षी पाया जाता है गोडावन। गोडावन इन्हें खाने के रूप में इन्हें प्रयोग में लेता है और अपने जो अंडे देता है इन्हीं घासों में देता है, इन्हीं घासों में देता है। इन्हीं घासों में देते बहुत सारे लोग होते हैं जो इन घासों को वहां पर चलते वक्त या किसी भी प्रकार से इन अंडों को नष्ट कर देते हैं। और ये गोडावन पक्षी बड़ा पक्षी होता है और उड़ते वक्त मेरुस्थल में आप सभी को पता है कि पवनें चलती तेज, वहां पर सर्वाधिक मात्रा में पवन चक्की है। पवन चक्की की ताड़ियों में ये फंसकर उड़कर मर जाते हैं, यानी उड़ने की कोशिश करते हैं, उनमें फंसकर मौत हो जाती है और इनके अंडों को भी नष्ट कर दिया जाता है और वर्तमान में ये लुप्त होने की कगार पर है। वर्तमान में लुप्त होने की कगार पर है। छोटी जानकारी आपको मैंने देने की कोशिश की। अपन बात कर रहे थे भूगर्भिक जलपट्टी। 60 से 80 किलोमीटर चौड़ी है, आंतरिक भूगर्भिक जलपट्टी है और घासें पाई जाती है, करड़, मुराल, और ये गोडावन पक्षी खाता है। और इसी के पास एक है चांदन नलकूप। चांदन नलकूप साथियों बहुत कम गहराई पर 2.30 लाख लीटर प्रति घंटा की क्षमता से, प्रति घंटा की क्षमता से जैसे पानी प्रोवाइड करवाता है। इस कारण इसे राजस्थान का थार का गड़ा, राजस्थान के थार का गड़ा कहते हैं। क्योंकि एक तो मरुस्थल पानी बिल्कुल नहीं है, विषम जलवायु, और ऐसी कंडीशन में चांदन नलकूप जिसको बहुत कम गहराई पर इतना पानी देता है और इतना पानी देने के बाद वहां के लोग इतने खुश हैं कि इसको राजस्थान का थार का गड़ा कहते हैं। चांदन नलकूप को मोहनगढ़ से पोखरण के बीच भूगर्भिक जलपट्टी लाठी सीरीज क्षेत्र, ये शुष्क बालू को मुक्त हमने पढ़ा है। साथियों ये केवल सामान्य जानकारी मरुस्थल को लेकर, मरुस्थल के अंदर अभी गई नहीं, बालुका का प्रकार, टीले का प्रकार, प्रमुख शब्दावलियां, उनको लेकर हमने अभी बात और आगे वीडियो करेंगे। साथियों वीडियो थोड़ा लंबा होगा और हमें लग रहा है कि इसे अपलोड करने में हमें काफी तकलीफ होगी और इसलिए इसे राजस्थान के मरुस्थल की सामान्य जानकारी हमने ली। बालुका स्तूप युक्त मरुस्थल को पढ़ा, मरुस्थल को दो भागों में बांटा, शुष्क, अर्धशुष्क, शुष्क बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप मुक्त हमने पढ़ने की कोशिश की। फिर भी किसी प्रकार डाटा या बोलने में किसी प्रकार के आपको कंफ्यूज लगे और गलती की गुंजाइश हो तो क्षमा प्रार्थी। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और अगला टॉपिक अपन लेकर आएंगे मरुस्थल का जो सेकंड क्लोज है, अर्धशुष्क प्रदेश का गग्गर, शेखावटी, नागौरी उच्चभूमि और गोडवाड़ को लेकर विद डिटेल होगी और किसी प्रकार के प्रश्न को अपन छोड़ने की गुंजाइश नहीं रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।